आज फिर मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब-सा खौफ उभर रहा था कि आज भी हमेशा की तरह मुझे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मगर मैं जानती थी कि आने वाला रिश्ता मेरे लिए क्या जवाब देगा। मम्मी ने मुझे एक गुलाबी रंग का सूट दिया था और ये बोल दिया था कि तुम्हें उनके सामने कोई भी बात नहीं कहनी। बस चाय टेबल पर रखनी है और खामोशी से वहीं पर बैठ जाना है। फिर मम्मी दुआएं करने लगी कि या खुदा इस बार हम पर राजी हो जाए और तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि हम तुम्हारी तो इस गरीबी से जान छूट जाए। मेरी तो सारी उम्र ही इस घर के खर्चे पूरे करने में निकल गई। मगर मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी यही इस दहलीज पर बैठी अपनी उम्र इस गरीबी में गुजारो। अभी तक कम उम्र हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। पैसा ना सही मगर जवानी तो है कि जब ये उम्र ढल गई तो तुम्हें इसी घर का होकर रह जाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत दिया था। अभी मैं सिर्फ 21 साल की थी कि मम्मी को मेरी शादी की फिक्र हो गई। मम्मी आए दिन मेरे लिए रिश्ते तलाश करती और रिश्ते वाले आंटी से कहती कि किसी अमीर घराने में मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगी। रिश्ते वाली आंटी जब भी कोई रिश्ता ले आती तो वो लोग अमीर ना होते और हमारी गरीबी को देखते हुए रिश्ते से साफ इनकार कर देते। शायद वो भी इस चीज़ के मारे थे कि अच्छे खासे अमीर घर से अपनी बेटी के लिए बीवी ब्याह कर लाए। लेकिन हमारे घर को देखकर ही उन्हें हमारी गरीबी का एहसास हो जाता था। लोग चाय पीकर इनकार करके चले जाते। मैं काफ़ी मायूस हो गई थी क्योंकि मेरा कहीं भी कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मगर मम्मी ने इस बार मुझे काफ़ी यकीन दिलाया था कि इस दफ़ा तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि मम्मी के इस पुख्ता यकीन के पीछे क्या राज छिपा है। इस बार रिश्ते वाली आंटी ने मेरी गैर मौजूदगी में मम्मी को सारी बातें बताई थी कि रिश्ता कैसा है। मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज मम्मी के चेहरे पर वो परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी जो हमेशा आने वाले रिश्ते के वक्त में होती थी। इसका मतलब था कि मम्मी को इस दफ़ा पूरा यकीन था कि मेरा रिश्ता होकर रहेगा। मम्मी ने मुझे बस इतना ही बताया था कि जहाँ पे तेरा रिश्ता हो रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है। उनका अपना बंगला है, गाड़ी है, घर में नौकर-चाकर है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ जाकर ऐश करेगी और मुझे सारी उम्र दुआएँ देगी। मैं मम्मी के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मम्मी की तरफ से भी अब बर्दाश्त की हद हो गई थी और मम्मी घर पर होते मैं अपने माँ-बाप की सबसे बड़ी बेटी थी, जबकि मुझसे छोटी 3 बहनें और भी थीं। मम्मी कहती कि पहले जल्दी-जल्दी तेरा रिश्ता कर दूँ, फिर तेरी बहनों को भी ब्याना है। मम्मी सारा दिन सिलाई करती रहती और घर के लिए कोई ना कोई चीज़ मँगवाती रहती, जिससे हम सब का पेट पल रहा था। बल्कि जब से मैंने होश सँभाला था तो मम्मी को आस-पड़ोस और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीते हुए भी देखा था और मम्मी ने ये हुनर मेरे हाथ में भी डाल दिया था। कभी-कभार मेरा भी मन होता तो मैं भी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाती थी, वरना मम्मी मुझे कोई प्रेशर नहीं डालती कि तू बैठकर इस घर के लिए पैसे कमा। जब कोई शादी-ब्याह का मौका होता तो मैं मम्मी के साथ लगकर रात तक सिलाई का काम करती रहती। मम्मी मुझे इसीलिए भी ज़्यादा सिलाई नहीं करने देती थी कि कहीं मेरे चेहरे की रौनक ही ना ख़त्म हो जाए और मेरा कहीं रिश्ता ही तय ना हो। इसीलिए मम्मी काम का सारा बोझ खुद ही सँभाल लिया करती थी, जबकि पापा चाट का ठेला लगाते। सुबह को निकलते, शाम को घर आते तो बहुत थके होते थे। फिर अपने शराबी दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते। फिर तो उनको पता ही ना होता कि वो कहाँ पर है। इसीलिए पापा कुछ ख़ास खर्चा घर पर नहीं दिया करते थे। शायद गरीबी ने उनको बहुत ही मायूस कर दिया था। ऊपर तले 4 बेटियों का बोझ वह बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को नशे की लत में शामिल कर लिया था। कभी-कभी सोचती कि अगर पापा का भी कोई बेटा होता तो उनको सहारा हो जाता, मगर 4 बेटियों के बोझ ने उनको परेशानी में डाल दिया था। हम चारों के चारों बड़े हो रहे थे, इसीलिए शायद वो अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए अपने नशे में भुला दिया करते थे। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। मेरी छोटी बहन अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी, बल्कि सबसे छोटी वाली तो सिर्फ 12 साल की थी और वो स्कूल जाती थी। मम्मी का कहना था कि बेटियों को कम से कम 10वीं तक तो पढ़ा दे, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी घरेलू हिसाब किताब में कोई मसला पेश ना आए। मैंने हमेशा माँ को हर चीज़ के लिए अपना मन मारते हुए देखा था, इसीलिए हम सारी बहनें मम्मी की कोई बात नहीं टालती थी, हमेशा मम्मी का कहना मानती। वैसे तो मैं अपनी कॉलेज की एक दोस्त जिसका नाम साइमा था, उसके भाई अयान को बहुत पसंद करती थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत था। वह हमसे थोड़े ऊंचे घराने से थे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इस मोहब्बत की शुरुआत अयान की तरफ से हुई थी। मगर बाद में मुझे पता चला कि अयान के माँ बाप ने उसकी शादी अमीर घराने में तय कर दी है। तब मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए। फिर मुझे लगा जैसे अयान अब मेरे साथ सिर्फ टाइम पास ही करेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर उसे मेरे घर रिश्ता भेजना होता तो वह अपनी मंगनी कभी ना कर, बल्कि अपने माँ बाप को मनाकर मेरे पास भेजता। इसीलिए साइमा से भी अब मेरी कम ही बात होती थी। आज जब मम्मी ने मुझे तैयार होकर इस रिश्ते के लिए बाहर आने को कहा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
क्योंकि मेरे दिल में एक अभी भी कहीं न कहीं अयान की मोहब्बत थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए शायद मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। शाम के वक़्त मुझे देखने के लिए भी आ गए थे। वो सब लोग बाहर बैठे थे। जब मेरी छोटी बहन निया मेरे पास आई और उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। मैं उसे देखकर थोड़ी परेशान से हुई। फिर उसे कहने लगी कि क्या बात है निया, तुम खामोश क्यों है? लड़का देखने में कैसा है? वह कहने लगी कि दीदी, मम्मी ने आपको इस रिश्ते के बारे में क्या बताया था? मैंने उसे कहा नहीं, तो वो कहने लगी अच्छा आप चाय लेकर जाएंगी तो खुद ही देख लेंगी। अब मेरे दिल में बहुत जिज्ञासा पैदा हो गया था। मैंने निया के कहने पर फौरन चाय का ट्रे उठाया और बाहर चली आई। जब मेरी पहली नज़र लड़के पर पड़ी तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, क्योंकि वह एक 50 साल के लगभग आदमी था। मैं अपने आप पर काबू पाने लगी और आहिस्ता से चलती हुई वो चाय की ट्रे उनके सामने रखी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि रिश्ता देखने तो बस 2 ही लोग आए थे। या एक 50 साल का आदमी और दूसरा उनके साथ उनसे भी बड़ी उम्र की एक औरत थी। मैंने इधर उधर लड़के को तलाश किया, मगर मुझे कहीं भी वह लड़का दिखाई न दिया। मम्मी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह आदमी मुझे देखते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने लगा। उसके रहने का अंदाज मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि रिश्ता इस आदमी के साथ तय होने जा रहा है। यहाँ मैं 20 साल की जवान लड़की और कहाँ ये 50 साल का आदमी। मगर अभी तक इन सारे सवालों के जवाब मैं खुद को देती जा रही थी। अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही मेरा रिश्ता लेकर आया होगा। फिर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये दूल्हे का बाप हो। मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। तभी उनका खुलासा हुआ। मम्मी ने बताया, बेटा ये रेहान साहब है, इनसे ही तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं खामोशी के साथ उठकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कब वो लोग चाय पीकर चले गए। फिर मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि इसी सोमवार को ही तेरा शादी है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये कौन सा जुल्म आप मुझ पर करने जा रही है? मम्मी ने कहा कि इसे ही तू अपनी किस्मत समझ, तू वहाँ जाकर ऐश करेगी। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा ऐश, वो भी इस 50 साल के आदमी के साथ। मम्मी कहने लगी, वहाँ तुझे 2 वक्त की अच्छी रोटी तो मिलेगी, यहाँ तो भूखे ही रहने पड़ते हैं। और फिर तेरी बात, मुझे तेरी 3 और बहनों की भी फिक्र करनी है। इसीलिए अपनी माँ की बात मान और खामोशी के साथ इस सोमवार को सादगी के साथ अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किस तरह से कर सकती थी? क्या मैं उनके लिए इतना बड़ा बोझ बन गई थी कि वो अपने सर से सिर्फ बोझ हटाने के लिए मेरी शादी इस बूढ़े आदमी के साथ कर रही थी? रात को जब पापा घर आए, मम्मी ने उनको ये बात बताई तो पापा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अच्छा हुआ, एक बेटी का बोझ कम हो गया। ये बात सुनते ही मैं अपने अंदर से बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। मेरे आंसू अब सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने शादी के लिए अपने दिल को मना चुकी थी और यही सोचा था कि यहाँ से मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी उठेगी। मम्मी मेरी शादी अपनी हैसियत के मुताबिक कर रही थी। मेरी बहनों ने भी मेरी तरह ही मायूस थी, क्योंकि उनको भी मेरे साथ इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिली थी। और पापा तो सारा दिन ही घर पर मौजूद नहीं होते थे और शाम को वह नशा करके सुकून की नींद सो जाते थे। मैं अपने दिल का हाल और अपने दिल का दुख किसी को भी नहीं सुना पा रही थी और दिल ही दिल में अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं मम्मी के सामने रो के उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था अगर मम्मी मुझे अगर रोता हुआ देखेगी तो परेशान हो जाएगी और मायूस हो जाएगी, क्योंकि मम्मी इस रिश्ते से बेहद खुश थी। मम्मी को मेरे लिए एक अमीर घराने की तलाश थी जो उनको बहुत मुश्किल से मिल चुका था। मेरी बर्बादी का वो दिन भी आ ही गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरा होने वाला पति अपनी बूढ़ी माँ और कुछ लोगों के साथ आया और सादगी के साथ निकाह हो गया। मैं ब्याह कर अपने घर चली गई। मेरी विदाई पर मम्मी बेहद खुश थी, क्योंकि उनके सर से अब एक बोझ उतर चुका था और वो बोझ मैं थी। मेरी 3 बहनें मेरे गले लगकर रो रही थी। उनको मेरे साथ अपनी भी परेशानी थी कि शायद मम्मी उनके साथ भी ऐसा तो नहीं करेगी कि दौलत की खातिर मम्मी उनकी शादी भी किसी बूढ़े आदमी के साथ ना कर दे। मैंने अपनी बहनों को दिलासा दिया कि मेरे साथ जो हो चुका है मैं तुम लोगों के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे रिश्ता खुद तलाश करूंगी और तुम्हारे ही हम उम्र के लड़के के साथ करूंगी। हम 4 बहनों की आपस में बहुत बातें थी, इसीलिए वो मम्मी को बताने के बजाय हमेशा अपने दिल का हाल मुझे ही बताया करती थी। मैंने अपनी बहनों को दिलासा दिया और विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर चली गई। मेरे पति का घर सच में बहुत ही खूबसूरत था। एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा बंगला बना हुआ था, जिसका सपना हमेशा एक लड़की देखती रहती है कि मेरा घर किसी महल से कम ना हो। ये बिल्कुल एक महलनुमा ही बना हुआ था। इस घर में तमाम नौकर चाकर थे। 3-4 गाड़ियां उस बंगले के बाहर खड़ी हुई थी। इस घर में मेरे पति और उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मेरे वहां पहुंचते ही नौकरों ने गुलाब के फूलों से
मेरा स्वागत किया और जब तक मैं कमरे में ना गई तब तक मुझ पर फूल बरसाते रहे। मेरी बूढ़ी सास मेरी शादी से बेइंतहा खुश थी। उसने कुछ नौकरों से कहकर जो औरतें थी मुझे कमरे में भिजवा दिया। मैं वहाँ अपने बेड पर बैठी रही थी तो कुछ ही देर में मेरा पति कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए, पर मैंने उसकी बातें सुनने से पहले ही उसको बोल दिया कि हम दोनों का रिश्ता एक मजबूरी की वजह से हुआ है। मेरी माँ को मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैं आपसे शादी तो कर चुकी हूँ, पर आपसे कोई संबंध नहीं बना सकती। मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ और ना ही आप मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। वह चुपचाप ही मेरी बात सुनकर सोफे पर जाकर सो गया और वहीं बेड पर सारी रात मैंने अपनी किस्मत को रोती रही। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरा पति सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपना तकिया पहले बेड पर मेरे तकिए के साथ रखा और फिर जाकर दरवाज़ा खोला। मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि आप दोनों को अपने साथ शादी का पहला दिन बहुत मुबारक हो। मैं आप दोनों की शादी से बेइंतहा खुश हूँ। मेरा पति नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और मेरी सास मेरे साथ ही मेरे बेड पर बैठ गई। उसने मुझे बोला कि बेटी, मेरे बेटी की पहली बीवी मर चुकी थी, इसीलिए मैंने अब तुमको अपनी बहू बनाया है। इस सारे घर की अब तुम ही मालकिन हो। मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। तुम मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। तुम मेरे बेटे को खुश रखोगी तो तुम्हें घर में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। मेरी एक ही औलाद है और वो है मेरा बेटा। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और प्यार मोहब्बत की। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना और जल्द से जल्द मुझे एक पोता या पोती दे देना। मैं अपने पोता पोती को देखकर ही मरना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे से काफ़ी बार दूसरी शादी करने के लिए कहा था, पर वह हरगिज़ नहीं मानता था। जब से उसने तुम्हारी तस्वीर देखी, तब वो शादी के लिए माना। तुम मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो। बस उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। मेरी सास ने ऐसा कहकर अलमारी से एक खूबसूरत सा जोड़ा निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी, ये पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाओ। हमारे ख़ानदान की कुछ औरतें तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म के लिए हमारे घर पर आ रही हैं। ऐसा कहने के बाद मेरी सास कमरे से बाहर चली गई। मेरे पति भी तैयार होकर बाहर आ गए और मैं भी उन्हीं के साथ अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। उनके रिश्तेदार कुछ औरतें आई और मेरी मुंह दिखाई की रस्म होती रही। सभी औरतें मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगी और मेरी सास के सामने दुआएं देती रही कि खुदा आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे बढ़ाए और ये लड़की आपको थोड़े से अरसे में एक पोता या पोती दे दे। उन सभी को ये बातें मुझे ज़हर लग रही थी, क्योंकि मुझे अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना था। मेरा व्यवहार देखकर मेरा पति ये बात समझ चुका था कि उसका साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी सास एक बहुत अच्छी माँ और बहुत ही अच्छी सास थी। वह अपने बेटे को हर वक्त दुआएं देती रहती थी। उनका बेटा भी उनके दिलो जान से सेवा करता रहता था। वह जैसा कहती मेरा पति वैसा ही करता था। मेरे पति ने मुझे पसंद किया था, पर मेरा रवैया देखकर उनका दिल बहुत ही मायूस हो गया था। अगर उनकी माँ कहती तो मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने के लिए कहता, वरना उनको पता था कि मैं उनके साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। इसीलिए वो मुझे कभी भी नहीं कहता था कि वो मुझे अक्सर यही कहता कि मेरी माँ का दिल खुश करने के लिए ही मेरे साथ चलो, वरना मैं आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं डालूँगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही आपके साथ रह लूँगा। बस मेरी माँ के सामने कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम दोनों के दरमियान पति और बीवी वाला कोई भी रिश्ता कायम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी शादी आपके माँ-बाप ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ही करवाई है, पर मैं भी अपनी माँ के सामने बहुत मजबूर हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की खुशी से ज़्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी माँ को खुश रखने के लिए ही मेरे साथ नॉर्मल रवैया रखिएगा। इसके अलावा मैं आपकी हर बात मान लूँगा। मेरा पति दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। जैसा मैं चाहती थी वह वैसा ही रहता था। उसने कभी भी मुझ पर अपनी कोई मर्ज़ी नहीं डाली थी। वह हमेशा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही रहता था। इस घर में वाक़ई मैं एक रानी की ज़िंदगी गुज़ार रही थी। ज़िंदगी की हर ऐशो-आराम मेरे पास मौजूद थी। नौकरानियाँ मेरे आगे-पीछे घूमती रहती थी, फिर भी मेरा दिल वहाँ पर नहीं लगता था। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरा पति एक बूढ़ा आदमी था। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल पूरा हो गया था। इस 1 साल में मैं एक दिन भी मुस्कुराकर इस घर में नहीं रही थी। मेरे पति को इस बात का काफ़ी एहसास था कि उसी की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी उदास और मायूस हो गई है। मेरी सास को तो सिर्फ ये फ़िक्र रहती थी कि कब मैं उनको खुशखबरी दूँगी और वह दादी बन जाएगी। मेरी सास ने शहर की हर अच्छी लेडी डॉक्टर के पास मुझे भेजा था कि उनके इलाज से मैं माँ बन जाऊँ। पर मैं माँ तब बनती ना जब मेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध होता। मैं हमेशा से यही कहती थी कि मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खा रही हूँ। आप बस दुआ कीजिए। यही प्रार्थना करती रहती कि मैं और उनका बेटा हमेशा आपस में खुश रहें और जल्द से जल्द उनको दादी बना दें। अब इस बार तो मेरी सास ने अपने गाँव की एक मशहूर दाई को घर बुलाया हुआ था।
जो काफ़ी औरतों का इलाज करती थी, तो वो पेट से हो जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी औरत को उनके इलाज से बच्चा ना हुआ हो। और मेरी सास का भी यही हाल था, औरत पर पूरा यकीन था। मेरी सास ने उस औरत से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनवाई थी और मुझे दवाइयाँ खाने के लिए कह दिया। मैंने उनको कहा कि मैं दवाइयाँ खा लूँगी, आप परेशान ना हों। पर मेरी सास कहती थी कि नहीं, ये दवाइयाँ तुम्हें मेरे सामने ही खानी पड़ेगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें दवाइयाँ खिलाऊँगी। मुझे लगता है कि तुम दवाइयाँ खाने में कोई लापरवाही करती हो, इसीलिए कोई भी दवाइयाँ तुम पर असर नहीं करती। सास मुझसे इस बात पर काफ़ी बहस कर रही थी कि दवाइयाँ मैं अपने हाथों से ही तुम्हें खिलाऊँगी, जबकि ये मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये सारी बात मेरा पति बैठा देख रहा था कि किस तरह मैं और उनका बेटा उनकी माँ को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं। इसी दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ को और धोखा नहीं दे सकता। वह इसी उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रही है कि आज नहीं तो कल उनको खुशखबरी मिल जाएगी। पर अब मैं उनको और धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि आपको मेरे साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अब आपको नहीं रोकूँगा। और रही बात मेरी माँ की, तो उनका दिल कुछ दिन दुखेगा, मैं उनको खुद ही समझाऊँगा। पर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मैं अगर यहाँ से जाती तो मैं अपने माँ-बाप को क्या जवाब देती कि मैं अपने पति का घर क्यों छोड़ कर आई? इस सारी बात का ज़िम्मा भी मेरे पति ने खुद ही अपने सर ले लिया और मुझे कहा कि तुम मेरा एक कुर्ता यहाँ से लेकर जाओ, वो पहनकर तुम हर रोज़ रात को सो जाना। मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूँगा और तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी। मैं दिल ही दिल में इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ना जाने क्यों अपनी सास और अपने पति की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। पर फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहती थी। मैंने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि बहुत जल्दी घर वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना-सूना हो जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर इस घर को नहीं देखना चाहती। मैंने अपनी सास को झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, पर उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पति ने मुझे बोल दिया कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप यहाँ से लेकर जा सकती है। अगर आ अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। मैं जब उनका घर और उनकी ज़िंदगी से जा रही थी तो मैं उनकी दी हुई चीज़ भी कैसे ले सकती थी, और ना ही मुझे उनके पैसे से कोई मतलब था। मैंने अपने कुछ जोड़े ही बैग में डाले और वहाँ से अपने घर आ गई। मुझे देखकर मेरी माँ बेइंतहा खुश होने लगी, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार ही अपने मायके आई थी। मेरे मायके के हालात बहुत बुरे थे, इसीलिए मैं उनके घर ज़्यादातर रहने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि पहले भी मेरी माँ मुझे खुद पर बोझ समझती थी, इसीलिए मैं कभी भी उन पर अपना बोझ दोबारा नहीं डालना चाहती थी। पर इस बार तो मैं हमेशा के लिए आ गई थी, उन पर बोझ बनने जा रही थी। इस बात का मुझे काफ़ी दुःख तो था, पर मैंने ये बात अपनी माँ से छिपाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मेरी माँ को जैसे यकीन ही नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पति से बात करूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें अपने घर से निकाल दे। ज़रूर इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी। मेरी माँ सब कुछ समझ चुकी थी, पर मेरे पति ने मुझे बोला था कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर बात सँभाल लूँगा। बस तुम मुझे माफ़ कर देना अगर मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम लगा दूँ या तुम्हें कुछ बुरा-भला कह दूँ। मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद से अलग करने के लिए ही करूँगा। मुझे अपने पति की हर बात मंज़ूर थी, इसीलिए मैं उसका दिया हुआ कुर्ता अपने साथ ले आई और रात को हर रोज़ कुर्ता पहनकर सो जाती। एक दिन सुबह सवेरे ही मेरा पति मेरे मायके आ गया। उस वक़्त मैं अभी सो रही थी तो बाहर से मेरी सास और मेरी माँ दोनों की बोलने की आवाज़ आने लगी। आपस में इसी बात पर बहस हो रही थी कि मेरी माँ बोल रही थी कि नहीं है मेरी बेटी पर सरासर इल्ज़ाम है। मेरी बेटी जैसी भी है वो बदचलन नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप लोग मेरी बेटी पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम ना लगाएँ। ये मेरे पति की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी, जो कि बोल रहा था कि अगर हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं है, तो आप अपनी बेटी से जाकर पूछ लीजिए। जैसे ही मम्मी ने उन दोनों के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, तो मैं अपने पति का कुर्ता जो उन्होंने मुझे दिया था और बोला था कि रात को तुम यही पहनकर सो जाया करना, वो कुर्ता अभी उतार कर अपने बेड पर रखा ही था और अपने कपड़े पहने। तभी मेरी माँ, मेरी सास मेरे पति के साथ मेरे कमरे में आ गई। उन लोगों ने बेड पर पड़े हुए उस कुर्ते की तरफ देखा और मेरी सास मेरी माँ को कहने लगी, अगर हम लोग झूठे हैं तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसके बेड पर ये किसका कुर्ता पड़ा हुआ है, जो कि एक मर्द का है। मेरी माँ उस कुर्ते की तरफ देखकर हैरान रह गई और मुझसे सवाल करने लगी कि ये किसका कुर्ता है। मेरे पास मेरी माँ को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। इसी तरह तुम्हारे मुँह से जान छूट सकती है और हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो तुम्हें मेरा हर लगाया हुआ इल्ज़ाम बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने उसको हाँ कर दी थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को कोई भी जवाब ना दिया और अपना सर झुका लिया। मेरी माँ ने ज़ोरदार तमाचा मेरे मुँह पर दे मारा
और मैं अपने पति और अपनी सास की नज़रों में शर्मिंदा हो गई। उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी माँ को इस तरह बेहोश होता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ पर कुर्बान करने वाली लड़की थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बचपन से ही दुखों में ज़िंदगी गुजारते हुए देखा था। मैं अपनी माँ को इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी, और इस हालत में तो हरगिज़ नहीं। मेरे पति ने मेरी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गए। मैं भी उनके साथ ही थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, जो कि किसी बहुत ही बड़े सदमे की वजह से लगा है। आपकी माँ का बचना अब काफ़ी मुश्किल है, बस आप उनके लिए दुआ ही कर सकती है, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर वह बच गई तो ज़रूर आपकी दुआओं की वजह से ही बचेंगी। मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएँ माँगी। या खुदा मेरी माँ को बचा लो। ये जो कुछ भी हुआ था सिर्फ़ मेरी वजह से हुआ था। मेरे पति ने भी ये सब कुछ मेरी खुशी की खातिर किया था, क्योंकि मैं उनके साथ खुश नहीं थी। इस बात पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ही कसूर था। हम लोग 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे और मेरा पति मेरे साथ खड़ा रहा। उसने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही दिया था, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और ना ही हमारी इतनी हैसियत थी कि हम शहर के इतने महँगे अस्पताल का बिल दे सकें। मेरी माँ के इलाज पर तकरीबन 15 लाख का खर्चा आया था, जो कि मेरे पति ने ही दिया था। मैं इस बात के लिए अपने पति का एहसान कभी भी नहीं उतार सकती थी। 3 दिनों के बाद मेरी माँ को होश आया तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। और डॉक्टर ने हमें मुबारकबाद दी कि ऊपर वाले ने आपकी माँ को नई ज़िंदगी दे दी है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पति अगर विदेश से डॉक्टर ना मंगवाते तो शायद आपकी ना माँ ना बच पाते। उन्होंने पैसे की परवाह ना करते हुए विदेश से काफ़ी अच्छे डॉक्टर मंगवाए हैं, जिन्होंने आपकी माँ का ऑपरेशन किया और आपकी माँ बच गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला किया। मेरे पति ने मुझे कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा-पूरा हक है। आपने जो भी सोचा अच्छा सोचा। आपके माँ-बाप अपने आपकी मर्ज़ी के बगैर ही आपकी शादी करवाई थी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आप अपनी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ रहें। मेरे पति ने एक बड़ा-सा बैग पैसों का भरा हुआ मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये पैसे आपके काम आ जाएँगे, क्योंकि आपकी माँ की तबीयत भी ख़राब है। शायद 1-2 चक्कर और अस्पताल में लगाना पड़ जाए और आपकी ज़रूरत भी इन पैसों से पूरी हो जाएगी। आज के बाद आप मुझसे आज़ाद हैं। आप जब भी चाहेंगी मैं तलाक के कागज़ात आपको भिजवा दूँगा। मैंने अपने पति को इनकार कर दिया कि मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। मैं आपके साथ ही ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। आप जैसा भला इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता, जिसको मेरी खुशियों की इतनी परवाह है। मेरे पति ने मुझे कहा कि आप एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अगली बार आपको मुझसे अलग होने का शायद कोई भी बहाना ना मिल पाए। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे अब कोई बहाना चाहिए भी नहीं। मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे पति ने घर पहुँचाया और मैं अपने पति के साथ अपने घर चली आई। मेरी सास से भी मैंने माफ़ी माँग ली और सारी हकीकत से आगाह कर दिया कि मैं कोई बदचलन लड़की नहीं हूँ। मेरे पति की उम्र मुझसे बड़ी थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि किस तरह हम दोनों अलग हो सकते हैं। मेरी सास ने मुझे कहा, ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही ज़िंदगी हमें मिले। आपको ज़िंदगी की हर खुशी यहाँ पर मिलेगी। आपकी किस्मत में यही पति लिखा हुआ था, अब आपको उसको दिल से कबूल करना पड़ेगा। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि आज के बाद आपको और मेरे पति को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं आप सबको खुश रखने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगी। उस दिन के बाद मेरा और मेरे पति का संबंध बहुत ही अच्छा हो गया। मैं अपने पति का और अपने सास का बहुत ख़्याल रखने लगी। तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने अपनी सास की ख़्वाहिश भी पूरी कर दी, जो कि वो चाहती थी, मैं उम्मीद से हो जाऊँ, उनको पोता दे दूँ। जब मेरी सास ने ये खुशखबरी सुनी तो उनकी खुशी देखने लायक थी। वो बेइंतहा खुश थी कि अब जल्दी ही उनका पोता उनकी गोद में आ जाएगा। ये खबर तो मेरी सास ने मिठाई भिजवाकर पूरे ख़ानदान को दे दी थी कि अब जल्द ही मैं दादी बनने जा रही हूँ, क्योंकि वो तो इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं उनको खुशखबरी दूँगी और वो मिठाइयाँ बँटवाएँगी। मेरे पति भी इस बात से बहुत ही खुश थे और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मैंने उनको और उनकी माँ को इतनी खुशी दी है। वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख़्याल रखते थे, जबकि घर में बहुत सारी नौकरानियाँ भी थीं, फिर भी वो मेरे खाने-पीने का ख़्याल खुद ही रखते थे। 9 महीने गुज़र जाने के बाद जब मुझे चाँद सा बेटा हुआ तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे मायके वाले भी उस दिन हमारे घर ही आए हुए थे। उस दिन तो हमारे घर जैसे खुशी का समा था। मेरे मायके वाले और मेरा ससुराल दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और उन सबको खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपनी गलती पर पछता रही थी कि मैंने इतना अच्छा घर छोड़ने का फ़ैसला किया था।
लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे जिसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर से अपना लिया। अब हम सब घर वाले अपने छोटे से फूल जैसे बच्चे के साथ सारा दिन खेलते रहते हैं और सब बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।